So we are starting with the chapter number 3 atom and molecule. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एटम जो है वो डिविजिबल है या नहीं है, क्या क्या कंसेप्ट है जिनके बेसिस पे बोला जाता है कि एटम डिविजिबल है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं एटम्स, कितने जो एटम्स हैं वो एलिमेंट के किस तरह से डिफाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम कंबाइन करें तब क्या बनता है, सेम एटम कंबाइन करें तब क्या बनता है। तो हमने जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में देखा तो हमने देखा कि जो हम मैटर है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल बेसिस के ऊपर। तो फिजिकल हमारे पास थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने देखी थी कि वहां पे हम कंपाउंड बोल सकते हैं एंड मिक्सचर बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटम है, हमने पहले पढ़ा था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम। ओके, तो अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब इसकी आगे उसके बाद जब रिसर्च शुरू हुई तो जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एटम की जो डिविजिबिलिटी और अनडिविजिबिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन और रिसर्च शुरू किया। अब जब उसके बाद पता चला कि जो एटम है वो डिविजिबल है और जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, उसको हम परमाणु। अब जो महर्षि कन्नड थे उन्होंने क्या बोला था, ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर विच इज कॉल्ड एट पदार्थ वी विल गेट सिमिलर एंड वी गेट स्मॉलर यूनिट ऑफ दैट पार्टिकल एंड सून वी विल अचीव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो स्टार्टिंग उनका क्या था कि हम जो है एक बिल्कुल एक लिमिट पे जब वो पहुंच जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स करते हुए तो वो आगे जाके डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद जो था ग्रीक फिलोसफर थे, उसके बाद थे पकुदा कात्यामा, यहाँ पे है आपके नाम, पकुदा कात्यामा थे कि उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट बेसिकली जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट टुगेदर इन द कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा था कि इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो परमाणु है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपस में कंबाइन होते हैं। आफ्टरवर्ड क्या था, जो डिविजिबिलिटी का आइडिया दिया था वो दिया था ग्रीक फिलोसफर ने, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकपस ने। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी ले लेते हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी लेते हैं तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इसको कहा था परमाणु, जो महर्षि कन्नड थे, और जो डेमोक्रिटस थे इन्होंने कहा था इसको एटम। तो सेम ही चीज थी बट उन्होंने परमाणु बोला था, उन्होंने एटम बोला था। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें थी आगे जाके ये चीजें उन्होंने कहा कि इंडिविजिबल है, बट जैसे जैसे रिसर्च आगे और फर्दर होती गई तो वो जो है उनका जो कंसेप्ट था वो वहां पे फेल हो गया कि वो जो एटम था वो और डिविजिबल हो सकता था। चलिए तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले टर्म पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं। अब इसके बाद जो थे एंटोनी लवोसियर आए थे, एक डेमोक्रिटस के बाद एंटोनी लवोसियर आए थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बेसिकली 2 लॉज दिए थे यहाँ पे रिसर्च के बाद, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो 2 लॉज दिए थे वो कौन से थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा। अब ये हमारे पास मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारे पास जितना हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट का मास भी होगा। ये हो सकता है कि उसकी यहाँ कुछ फॉर्म अलग हो, यहाँ कुछ फॉर्म अलग हो जाए। मतलब यहाँ पे ये 10 ग्राम था, ये 20 ग्राम था, तो टोटल कितना बना यहाँ पे 30 ग्राम, बट यहाँ पे ये हो गया 15 एंड 15 ग्राम। तो जो है वो उनका प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है, बट जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम एज इट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं मास की। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम मास देखते हैं, टोटल एटॉमिक का मॉलिक्यूलर मास, तो वो आता है 100 ग्राम्स।
ठीक है, या 100 U या 100 ग्राम ले लिया हमने। अब उसको जब 100 ग्राम को बर्न हम जो है हीट कर रहे हैं तो 56 ग्राम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो भी क्या बनता है हमारे पास टोटल 100 ग्राम। तो यहाँ पे एक था हमारे पास कंपाउंड, ब्रेक डाउन होके 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, बट जो मास था वो सेम एज इट इज रहा, जितना रिएक्टेंट साइड पे उतना ही प्रोडक्ट साइड पे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, एंड देन हमारे पास एग्जांपल है जैसे हम कैसे फिजिकल चीज में अप्लाई कर सकते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं हम 10 ग्राम HCl के साथ, और हमारे पास 12 ग्राम कंपाउंड बन रहा है। क्या बनेगा यहाँ पे NaCl और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। चलिए साथ में वाटर रिलीज हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है यहाँ 12 ग्राम, यहाँ पे 2.2 ग्राम बन रही है। टोटल मास देखें तो कितना हो गया, यहाँ पे 4.2 प्लस 10 14.2 ग्राम हो गया। यहाँ पे कितना बन रहा है 2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 12 ग्राम, तो कितना हो गया टोटल 14.2 एंड 14.2। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, वो रिएक्ट कर रही है सोडियम क्लोराइड के साथ, बना रही है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसका हमें निकालना है, ये हमारे पास x आ गई वैल्यू, कि जो रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ एंड देन इट विल गिव राइज टू 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो बेसिकली आपने यहाँ मान लिया कि ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। तो A का कितना अमाउंट चाहिए कि वो B के 5.85 ग्राम के साथ रिएक्ट करे और 14.35 ग्राम जो है वो C बनाए और साथ में हमारे पास 8.5 ग्राम D बनाए। तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस D हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5.85 इज इक्वल टू इसका जो मास होगा उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 22.85 ग्राम, दोनों को ऐड करके, एंड देन यहाँ पे 5.85 ग्राम बच गया। अब माइनस कर देंगे तो 17 ग्राम इसका आंसर आ गया। 17 ग्राम हमें क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट जो रिएक्ट करना चाहिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ, देन क्या बनाएगा 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। चलिए तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, अब देखिए इसमें ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये दिया था हमारे पास वही एंटनी लेवोसियर ने, उन्होंने ही जो थे उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, अब वो डिफरेंट एटम्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, अगर ये एटम्स आपस में कुछ कंबाइन करेंगे, किसी के साथ कोई भी अगर कंबाइन करेगा तो वो हमेशा एक डेफिनेट रेशो में ही कंबाइन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो एक 0.5 में रिएक्ट कर रहा है, कभी वो 1 में रिएक्ट कर रहा है रेशो में, कभी वो 2 की रेशो में रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा उसमें। जब भी ये कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट रेशो में ये कंबाइन करेंगे। तो इसकी हम स्टेटमेंट अगर देखें तो क्या होगी, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है, चाहे वो सेम एलिमेंट से बन रहा है चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है, बट वो जो है उनकी अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है तो उनका फॉर्मूला हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही होगा। अगर CO होगा तो उसको हम अलग कंपाउंड बोलेंगे, अगर H2 है तो वाटर बोलेंगे, H3O है तो हाइड्रोनियम बोलेंगे। तो इसीलिए कि जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपाउंड बेसिकली बनता है तो वो जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड नंबर में कंबाइन करते हैं और एक फिक्स्ड मास रेशो में कंबाइन करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास वाटर का एग्जांपल है। वाटर जो है हम
टैप से ले रहे हैं, रेन से ले रहे हैं, आरओ से ले रहे हैं, या हम नॉर्मल जो है कहीं से भी हम वाटर लेते हैं, तो वो वाटर की जो कंपोजिशन होगी वो H2O फॉर्मूला तो यही होएगा। और जो कंपोजिशन होगी उसमें चाहे हम यहाँ से देखें, स्प्रिंग से देखें, रिवर से देखें, जहां मर्जी से हम पानी लें, उसमें जो वाटर होगा उसमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है वो हाइड्रोजन आ जाए और दो ऑक्सीजन हो जाए। हमेशा क्या होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगी। तो बेसिकली क्या है कि जो अगर हम उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उसका नहीं हो सकता कि उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए। तो वाटर जो है वो सेम क्या रहेगा, H2O ही रहेगा वो। अब यहाँ पे हम आते हैं, एग्जांपल देते हैं हम, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं हम। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने डिफरेंट कंडीशंस ली हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अब वहां पे हमें अगर देखना हो कि हमारे पास जो कार्बन का मास है वो सेम आ रहा है हर जगह पे या नहीं आ रहा है। तो अब जब देखिए कार्बन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तब देखिए क्या बन रहा है, जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है, जब कार्बन बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से, तब भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही है। चाहे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बन रहा है तो भी फॉर्मूला क्या है हमारे पास जो है वो CO2 ही है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कि अगर हम इसका मास देखें तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे O2 है तो ये हो जाएगा 32। तो ये देखिए अब CO2 का मास होता है 44 ग्राम, चाहे वो यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, या यहाँ बन रही है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बन रही है। तो वो रेशो किस में कंबाइन कर रहे हैं, हमेशा 3:8 में, क्योंकि कार्बन का 12 है, इसका 32 है, तो 3:8 में वो कंबाइन कर रहे हैं। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक बार हमने जो अभी तक किया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा एटम। तो एटम क्या था हमारे पास, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर हमने बोला है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एलिमेंट एंड इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी, मतलब बेसिकली अगर हम जो अब की प्रेजेंट की डेफिनेशन है तो हम क्या करते हैं कि एटम जो है वो हम उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब जो पहले था, पहले उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, बट फर्दर रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि ये इंडिविजिबल है। अब आगे जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने देखे दो लॉज ऑफ कंजर्वेशन, दो लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 or more molecules of same kind or different kind, but they are always going to be combined together in a fixed proportion or some definite proportion by mass। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ गई वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है वो टॉपिक कवर करते हैं हमारे पास, वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो टॉपिक है वो क्या कहता है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेसिकली क्या कहती है हमारे पास, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो पोस्टुलेट फर्स्ट देख लेते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट इसका पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। कि जितनी भी एक स्मॉल कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ होगा, एटम से। और एटम इन्होंने क्या बोला है कि जो एटम है, जैसे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पूरा एक कोई मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ, छोटे छोटे एटम से। और वही जो एटम्स है पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, बेसिकली इसके एटम भी कंबाइन करके पार्टिसिपेट करेंगे। अब सेकेंड उन्होंने पोस्टुलेट बोला कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंड उन्होंने बोला कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सेकेंड पोस्टुलेट किया कि जो एटम है वो उसको हम डिविजिबिलिटी, उसकी हमारे पास डिवीजन पॉसिबल नहीं है।
and it cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. बट बाद में जाके ये चीज जो है उनकी गलत प्रूव हो गई थी. ओके, थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या पोस्टुलेट था कि एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट. अगर एग्जांपल बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब हमारे पास CO2 में भी ऑक्सीजन था, हमारे पास H2O में भी ऑक्सीजन है, हमारे पास H2O2 में भी ऑक्सीजन है, हमारे पास CH4 में भी कार्बन है. अब वो क्या कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, कार्बन का मास यहाँ भी क्या होगा 12. यहाँ पे अगर हम कार्बन का देखें तो भी क्या होगा 12. तो जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली जो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज उसकी नहीं होंगी. तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या होगा इसका 32 टोटल मिला के, यहाँ भी क्या होगा 32. यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16. तो एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन इट्स मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. अब वो कह रहा है कि जब भी एटम जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो वो किस में करेंगे, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो. तो जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो किस में करेंगे, सिंपल होल नंबर स्मॉल होल नंबर रेशियो में. देखिए यहाँ पे अब सब जगह होल नंबर रेशियो ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो, 0.75 हो, 0.5 हो. इस तरह की वैल्यूज में कभी भी एटम आपस में कंबाइन नहीं करते हैं. अब देखिए उसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. वही चीज है कि हमारे पास अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे ही होंगे. अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा ही होगा. सो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड. सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर. रेस्ट जो इसके पोस्टुलेट्स हैं उनका एक यहाँ पे मैं पिक्चर पेस्ट कर दिया जाएगा आपके लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एटम क्या चीज है हमारे पास. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, एटम क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है ये है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट है. तो ये आपके पास 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो है वो एग्जैक्टली बन जाता है यहाँ से आपके पास. तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एटम क्या है, तो एटम हमने पहली बात करी थी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर एंड विच पोसेस प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एलिमेंट. अब यहाँ पे हम उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट जो हमारे पास है कि साइज ऑफ एटम क्या होगा. अब साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, साइज को हम डिटरमिन करते हैं इसको नैनोमीटर्स में. सो 1 नैनोमीटर कितना होता है, इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर. सो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपके पास दिया हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन की कितनी है, एंट की कितनी है, ग्रेन ऑफ सैंड की कितनी है, सबका आपको रेडियाई दिया हुआ है इन मीटर्स में. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है वो सिंबल्स कैसे यूज करते हैं हम. तो सिंबल कैसे यूज करते हैं. अब अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें लिखना है यहाँ पे 1 मीटर तो क्या हो जाएगा 10⁹ 1 मीटर हमारे पास 10⁹ मीटर नैनोमीटर. चलिए तो अब हम देखते हैं अगर हम बात करें जो है एटम ऑफ हाइड्रोजन तो उसका साइज कितना 10⁻10 मीटर. अगर हम बात करते हैं हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल का साइज कितना है 10⁻⁹. हीमोग्लोबिन का कितना है तो 10⁻⁸. ये है हीमोग्लोबिन का. ये आपके एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है. अब अगर हम नेक्स्ट जो आते हैं कि हमारे पास हम एलिमेंट जो एटम्स है उनके लिए सिंबल्स क्या यूज करते हैं और जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए मॉडर्न डे सिंबल कौन कौन से हैं.
तो देखिए अब हमने देख लिया जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट क्या थे, क्या पोस्टुलेट नहीं थे, किस बेसिस पे उन्होंने बोला था एटम डिविजिबल है, आफ्टरवर्ड रिसर्च ने क्या बताया, एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अभी हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो एटम है वो कितना बड़ा होता है और एटम को हम कैसे उसका साइज डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हम पहले अगर बोले कि एटम क्या होगा, अब एटम क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। कुछ एटम में फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ एटम में फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हाउ एवर इट इज अ smallest particle that take part in the chemical reaction. So basically how we can define the atom? Atom is the smallest particle or smallest unit of any atom or any matter which may or may not exist freely, but it is the smallest particle that take part in the chemical reaction. Now अगर हम देखें अगर उसका साइज कैसे होता है एटम का, तो हम साइज उसका डिटरमिन करते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर में उसका हम साइज डिटरमिन करते हैं, तो नैनोमीटर को हम कैसे लेते हैं, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो अगर हमें 1 नैनोमीटर देखना है, तो अगर हम देखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो अब देखिए अगर हमने बोला कि हमें स्ट्रक्चर देखना है एटम का कि एटम सच में कितना बड़ा है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं इसके लिए। इसके लिए जो एक माइक्रोस्कोप यूज होती है उसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग STM। और STM क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो यूज की जाती है एटम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ये बहुत ज्यादा हाईली मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल के साइज को हम इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे एक NCERT में टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आपको गिवन है कि हमारे पास अगर साइज है, जैसे एग्जांपल है हमें एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज अगर हम देखें तो कितना है 10⁻⁻10 है। अगर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज है तो वो होगा 10⁻⁹। अगर हम साइज देखें यहाँ पे सपोज ग्रेन ऑफ सैंड का ले लेते हैं तो वो 10⁻⁻4 है। तो आपको इसमें से जो है बेसिकली आपको ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए जो है कि नैनोमीटर कौन सी यूनिट यूज की जाती है एटम उसके साइज को देखने के लिए। अब हम इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो सिंबल यूज किए जाते हैं डिफरेंट एटम्स के लिए, कौन से एटम के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है और पहले ट्रेडिशनली क्या सिंबल यूज किए जाते थे, किस बेसिस पे वो एटम्स को जो है डिनोट करते थे। तो जो डाल्टन ने एलिमेंट की जो थ्योरी दी थी, या डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एटम जो थे सिंबल जो थे वो डिफाइन किए थे। अब जैसे उन्होंने हाइड्रोजन को सिंबल दिया था इस तरह से, ये था उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का सिंबल, ये था उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का सिंबल। अब उन्होंने फास्फोरस का सिंबल दिया था कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से फास्फोरस का सिंबल था। उन्होंने कुछ इस तरह से कॉपर का सिंबल दिया था। सो ये थे इनके, इन्होंने मतलब पूरे एलिमेंट को पूरा नाम ना लिख के इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशंस दी थी। वो अब हम भी अभी यूज करते हैं, बट हमने जो है इनकी जो ये डिनोशन है इनको चेंज हो गई हैं। सिंबल अब भी हम यूज करते हैं, जैसे हम क्या यूज करते हैं, हम फर्स्ट लेटर लेते हैं या फर्स्ट लेटर कैपिटल लेंगे, सेकेंड लेटर स्मॉल ले लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये क्या है, हम भी सिंबल यूज करते हैं, बट ये वाले सिंबल जो थे वो डिस्कार्ड हो गए थे। तो ब्राजीलियंस जो थे उन्होंने, स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम इस तरह से जो है मॉडर्न मेथड यूज कर सकते हैं जो है एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट लेटर लेंगे हम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्मॉल जो सेकेंड लेटर होगा वो स्मॉल आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे लिए इजी है। जैसे आप क्लोरीन का देख सकते हो तो C कैपिटल है, L ऐसे है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट आप अगर ऐसे लिखोगे तभी नंबर मिलने हैं, बिकॉज ये दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को, या फिर हम एक बार देखते हैं हमारे पास जो थे सिंबल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम H हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, वैसे ही क्या हो जाएंगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप
ट्राई करें कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो नेम है वो याद हो सके, बिकॉज दे मतलब आपको वो 10th में भी हेल्प करेंगे, इसीलिए कि आप बेटर पहले उनको थोड़ा थोड़ा डेली लर्न करना शुरू करें। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है वो एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो जो है वो एटम जो है वो जो हमारे हम बात करें कि जो एटम है वो एग्जिस्ट किस तरह से करता है। अब जब एटम है वो अपनी फ्री स्टेट में आके, हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, H2, बिकॉज ये इसकी स्टेबल स्टेट होती है। हीलियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ये इसी स्टेट में स्टेबल होता है। अब नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों? अब ये आप देखेंगे कि इनके जो स्ट्रक्चर लिखना जब सीखेंगे आप 4th चैप्टर में, तो वहां पे आप देखोगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जिसको अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की जरूरत नहीं होती है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। और उनके स्ट्रक्चर अगर कम्प्लीटली फिल्ड है, इट मीन्स वो क्या है, अपने आप से स्टेबल है। तो यहाँ पे ये जो है ये अब जब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल। ओके, अब एग्जाम्पल पूछा जाए हमें अब एटम जितने फॉर्म्स में जो है, कुछ एटम्स हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे NaCl है, NaCl को अगर पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इसको पानी में अगर हम डिसॉल्व करते हैं, H2O वाटर होता है, तो ये किसमें डिसॉल्व जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस फॉर्म में कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयंस। क्योंकि आयंस क्या होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, आयंस। कंप्लीट आयंस बोलेंगे। उसके बाद दो टर्म्स अलग आती हैं, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। अब कैटायन किसको बोलेंगे और एनायन किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन, नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, एनायन। तो आपके पास ये आ गया कैटायन और एनायन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझनी है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। अब देखिए आपने बहुत बार फॉर्मूले लिखे हुए देखे होंगे, जैसे आपके पास फॉर्मूले आते हैं लिखे हुए। एग्जाम्पल है जैसे लिखा हुआ है NH3, ठीक है। अब NH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप कैसे उसको क्या बोलोगे कि कितने एटम्स हैं यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पे, 4। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन अलग है, क्लोराइड अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। अब अगर हम देखें यहाँ पे NH4Cl, अब अगर हमें इसकी एटॉमिसिटी निकालनी हो तो बताइए कितनी हो जाएगी। अगर हमें इसकी एटॉमिसिटी निकालनी हो तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है या क्लोराइड बोल दे, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 + 4 + 1, तो टोटल कितनी हो गई, 6। आप ऐसे किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास है O2, हमें पूछा जाए इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, क्या बोलेंगे हम, कितनी है इसकी एटॉमिसिटी, 2। हमें पूछा जाए N3 की एटॉमिसिटी कितनी है, हम बोलेंगे 3। अब यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, अब यहाँ देखोगे ये सिंगल एग्जिस्ट कर। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है हम उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है एटॉमिक मास। देखिए ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें आपको कोई ज़्यादा मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है हमारे पास एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को हम किसके कंपैरेटिवली लेते हैं, बेसिकली हम कार्बन के कंपैरेटिव में एटॉमिक मास किसी भी चीज़ का, कार्बन का जो आइसोटोप है, मतलब कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, और जो उसका कार्बन का आइसोटोप है C12, बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो जो कार्बन का 12 आइसोटोप है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके कंपैरिजन में हम किसी भी एटम का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का हम मास कैलकुलेट करते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं कि हम एटॉमिक मास किसी अगर एलिमेंट का लेना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। सो इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो अब इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लेंगे, 1/12 किसका मास ले रहे हैं हम, कार्बन 12 का। अगर किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना हो तो किसके कंपैरिजन में लेते हैं हम, 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। सो डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो सिंपल आप लिख सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द 1/12 mass of the atom of the carbon 12 isotope on the atomic scale। और किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो आप, atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared to the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 AMU। so atomic mass अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, atomic mass is defined as mass of its atom, किसी भी एटम का जब डिफाइन कर रहे हैं, as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 units। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ एनी एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो है और किसी भी हमने कंपाउंड का, किसी भी हमने एटम का अगर हमने मास निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, अब वो समझते हैं। यहाँ पे हम देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। अब वो एक्स एलिमेंट है, आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखोगे आपको दो चीजें मिलेंगी लिखी हुई पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के आसपास। यहाँ पे लिखा होता है कुछ, यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ हम बोलते हैं A to Z। अब A क्या होता है इसका, एटॉमिक मास, और Z क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर। Z क्या हो गया इसका, एटॉमिक नंबर। अब Z आ गया एटॉमिक नंबर और ये आ गया एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, हमने पीछे भी थोड़ा सा पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो कौन से होते थे, कोई भी एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो है अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो किससे बनता है, एटॉमिक मास बनता है हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। और अगर हम देखें हमारे पास एटॉमिक नंबर तो वो क्या होता है, या तो जितने नंबर ऑफ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने नंबर उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो वो बन गया उसका एटॉमिक नंबर। अब लेट्स सपोज आपको यहीं पे हम एग्जांपल देखते हैं, हमने अभी बात करी थी कार्बन की, तो अगर हमने बात करी है कार्बन की, तो कार्बन का अगर हमें बोला गया एटॉमिक नंबर है 6, तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ओके, हमें बोला गया, हमने बोला कार्बन का मास कितना है 12, चलिए 12 देख लेते हैं। अब इट मीन्स कि अगर हम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करें तो टोटल कितना आना चाहिए 12। तो अगर 12 आ रहा है तो इट मीन्स इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब यहां से हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमें प्रोटॉन पता है, मास पता है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, वो सिंपल माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 6।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके बाद एक। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम, हमें बोला गया है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बताइए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 13 है, प्रोटॉन्स इसके अंदर 13 है और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 14 है। अब बताइए अब इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब हम बता सकते हैं या यहाँ से हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या बन जाएगा, नंबर। तो इसका नंबर कितना आ गया, 13। अब हमें बोला गया है, हमें पता है इसका जब हम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास। तो इन दोनों को ऐड कर दे, कितना बन गया, 27। तो वो इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक है इसमें वो देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटम से हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो आपका एटॉमिक सिंबल्स हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास, उनका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिसिटी किस फॉर्म में होती है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक क्या होते हैं, या टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर मास किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, अभी जो हमने देखा वो क्या था, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हमने पीछे ही देखा कि मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस होता है। एटम में हमेशा एटम जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करता है, जैसे ये एटम होगा, बट ये क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल। अगर हम लिखें ये क्या है, एटम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, एटम, बट अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ये अगर इस फॉर्म में आ गया तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो इसलिए जो भी एटम सिंगल एग्जिस्ट होगा तब इसका कैलकुलेट होगा एटॉमिक मास, जब यहां आ जाएगा तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये आपको ध्यान रखना है। एटम का होता है, सिंगल एटम का होता है एटॉमिक मास, और जब वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है तब उसका बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब यहां देखिए जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की तब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे H2 की। अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 का सिंपली 2 हो गया। यहाँ पे सिंगल को तो जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपके पास लिखा है N2 और 2N, ये तो हो गया नाइट्रोजन का एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, बट इसको आप क्या बोलोगे, इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये जब लिखा होगा तब क्या बनेगा वो मॉलिक्यूल, जब इस फॉर्म में लिखा होगा तो क्या बनेंगे 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर Cl लिखा है, 2Cl लिखा है तो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, Cl2 लिखा है तो इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, यहाँ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अब अगर हमें इनका मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जितना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 नाइट्रोजन का, अगर एक नाइट्रोजन का मास देखें तो होता है 14। अगर हमें N2 का निकालना है तो क्या करेंगे, 14 इंटू 2 बन गया 28। क्लोरीन का देखें तो एक क्लोराइड का कितना होता है 35, 2 का निकाल 35.5, 2 का निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आपका बन जाएगा 71। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको वो जो सिंगल एटम का मास है वो आपको गिवन होगा। अब एग्जांपल लेते हैं हम थोड़ा सा इससे ऊपर का या डिफिकल्ट थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया की। अब हमें बोला गया अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप निकालिए। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो है नाइट्रोजन का मास साथ में किसका मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जो है हाइड्रोजन का मास। तो 14 प्लस 1 इंटू 3, टोटल कितना बन गया 17। तो अमोनिया का मास कितना आ गया, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक का मास कितना होता है 1।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम थोड़ा सा इससे ऊपर का, तो जो है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl का या NaCl का, या इसी का दे देते हैं पहले, नाइट्रिक एसिड का लेते हैं, HNO3 का ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 आ गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 आ गया। अब ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट हैं। मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन को 3 से। अब इन सबको ऐड कर दो, 15 इंटू 48, जस्ट ऐड कर दो आप, आपके पास क्या आ जाएगा, जो है मास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड का। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जांपल और लेते हैं, C12H22O11 की। अब यहाँ देखिए, ये इसको क्या कहते हैं हम, केन शुगर। उसके बाद ग्लूकोज का सिंबल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। अब इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, C12 है तो कार्बन एक का मास कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 22। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 इंटू 11। अब सबका हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 144 प्लस 22 प्लस 176। सबको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 342 यूनिट्स। हमसे ये जो U लिखा है पीछे, अब इसको समझ लेते हैं। U हमने लिखा है टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द मास। पहले हम यूज करते थे इसके लिए AMU, बट उसके बाद जो है इसको बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट। अब जो है यूज की जाती है यूनिट अब जो यूनिट मास यूज की जाती है वो होती है U। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। तो यहां सबके साथ U आएगा, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। जैसे यहाँ पे अब इसका देख लेते हैं एग्जांपल एक और। तो ये क्या आ जाएगी, जैसे C6 है, 12 इंटू 6 आ गया, प्लस 12 इंटू 1 आ गया, प्लस 16 इंटू 6 आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ जो आप खुद करके देख सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Al2SO4 थ्राइस। अब यहाँ देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगे 27 इसका लोगे मास, 27 इंटू 2 कर दोगे। ये मैं ऐसा एग्जांपल पहले मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और है, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं .H2। अब यहाँ पे जब डॉट लगा है, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, इसका मास लोगे, ऐड करोगे, प्लस इसके मास को सेपरेटली ऐड करोगे, इसका सेपरेट कैलकुलेट करोगे। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल का अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना होता है, 2 आ गया हाइड्रोजन का, प्लस 16, तो टोटल बन गया 18। 18 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आ जाएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। देन हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है KMNO4 या KNO3, NaCl, KOH, NaOH, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो CH4, NH4Cl, O2, Cl2, F2, ये सब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब इस एग्जांपल में मैंने आपको बताना था, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सल्फर का 32 प्लस 64 कर लेंगे, और उस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, बिकॉज ये देखिए वो इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। इसका मास अलग चलेगा, इसका मास अलग चलेगा, ब्रैकेट सिर्फ इसके बाहर है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 32 प्लस 64 को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से।
ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से एग्जांपल्स आ गई हैं। तो ये आपका जितना भी अभी तक टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए हैं। मैंने आयंस वाला आपको पहले बता दिया। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर पेश कर दूंगी जहां से आपको जो वैलेंसीज हैं वो पता चल जाएंगी। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो होगा हमारा हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। सो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला वो टॉपिक जो है वो एक लास्ट टॉपिक रहता है। अब देखिए, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है किसी भी एटम को कि वो उसकी वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी क्या होती है, अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी एटम है वो किस फॉर्म में कंबाइन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं, कहीं पे NH3 आ रहा है, कहीं पे NH4 आ रहा है, जैसे O2 है, ये CH4 है। हमें कैसे पता चलता है कि वो कितने, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ 2 क्यों आ रहा है। ये सब चीजें जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं कि वो केमिकली कितनी फॉर्म के साथ कंबाइन करके खुद को स्टेबल करते हैं। अब एग्जांपल अगर हम लें, जैसे है कि हमारे पास अब HCl हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और Cl2 हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो है हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये इस तरह से ही लिखा जाना है। अब देखिए वो कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। कोई भी एटम जब कंबाइन करता है उसकी एक कैपेसिटी होती है जितने वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, तभी वो उतने कंबाइन करता है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां से आपको पहले एक चीज समझनी है, केमिक वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है 17। और हमने अभी पीछे बात करी थी कि नोबल गैसेस की। देखिए नोबल गैसेस क्या होती हैं, आप चैप्टर नंबर 4 के साथ इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 में NCERT में टेबल बना हुआ जहां पे आपको वैलेंसी का बताया हुआ टेबल में से, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो आराम से इसको। अब देखिए यहाँ पे जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जिनोन है, हमने इनकी बात करी। इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, ठीक है, और 36, यहाँ तक बस आपके लिए बहुत है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, स्टेबल स्टेट्स हैं, बिकॉज ये नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं फ्री स्टेट में। इनको किसी एटम के साथ दूसरे के साथ कंबाइन आप करवाओगे तो ये कंबाइन नहीं करेंगी। ये कंबाइन क्यों नहीं करेंगी, बिकॉज ये स्टेट इनकी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए हमने सोडियम के नजदीक कौन है, यहाँ पे 10 वाला है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कहाँ चला जाएगा, 10 पे, मतलब माइनस कर देगा इलेक्ट्रॉन तो 10 पे आ जाएगा। और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कहाँ चला जाएगा, 18 पे। तो दोनों जगह जाके दोनों स्टेबल हो रहे हैं, सोडियम भी स्टेबल हो रहा है और क्लोराइड भी स्टेबल हो रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जब सोडियम से क्या बन रहा है, Na पॉजिटिव, और क्लोराइड क्यों बन रहा है, Cl नेगेटिव, बिकॉज वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कहाँ पे जाने के लिए, टू बिकम स्टेबल। तो जितने कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी, या जिसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर हमें पूछा जाए सोडियम की वैलेंसी कितनी है तो हम क्या बोलेंगे, 1। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है, 2। वैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अब सल्फर का, या हम ले लेते हैं इससे पहले एग्जांपल हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलिए अब ऑक्सीजन है, नंबर कितना है इसका, 8। कार्बन का आ गया 6, ऑक्सीजन का आ गया 8। अब 8 आ गया नंबर, तो अब इसको कहाँ पहुंचना होगा स्टेबल होने के लिए, 10 पे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, अब यहां भी समझ लीजिए। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। इसने गेन किया तो क्या चार्ज आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑक्सीजन 8 है, इसको कहाँ जाना है, 10 पे। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो गेन करके जा सकता है। 8 से 10 जाना है तो क्या करने पड़ेंगी, चीज गेन करनी पड़ेगी। तो चार्ज क्या आएगा, -2।
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला राइटिंग। इसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जो एटम्स की वैलेंसीज है वो कितनी है। तो आपके पास एनसीईआरटी में ये टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर है 3.6, जहाँ से आप, या उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, यहाँ से आप वैलेंसीज देख सकते हो। अब जैसे वहाँ पे वैलेंसी 1 वाले कौन से हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, वो कौन कौन से एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास हाइड्राइड है, हाइड्रो OH है, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, आपके पास I नेगेटिव है, आयोडाइड आ गया, NO3 मतलब NO2 आ गया, नाइट्राइट NO3 आ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ये सब की वैलेंसी कितनी होती है 1। अगर आपके पास साइनाइड है Cn नेगेटिव तो वैलेंसी आ गई 1। अब उसके बाद जो कुछ है ये 1 वाली वैलेंसी है, कुछ है जो आगे इसके बाद है जिनकी वैलेंसी है 2। अब वो देख लेते हैं कौन से। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आ गया हमारे पास, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास आ गया सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव। देन हमारे पास ऑक्साइड O2 नेगेटिव। देन हमारे पास आ गया जो है सल्फाइड S2 नेगेटिव। देन हम देखते हैं जिनकी वैलेंसी है 3। तो 3 की वैलेंसी वाले जैसे हमारे पास आ गया फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव हो जाएगा इसके अंदर एक। नेक्स्ट हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास जैसे नाइट्राइड है N3 नेगेटिव तो नाइट्राइड आ जाएगा। फॉस्फाइड आ गया तो P3 नेगेटिव हो गया। तो ये आपके पास आ गए जो 3 वाली सीरीज वाले हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम है, सिंगल एटम्स की देखें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है Al 3 पॉजिटिव आ गई। आयरन की भी आती है 3 पॉजिटिव, इसको फेरिक कहते हैं। वैसे हम 2 में अब देखें अगर सिंगल एटम है तो जैसे मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव है, क्योंकि 12 है 10 पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। कैल्शियम 20 है एटॉमिक नंबर, जाना कहाँ होगा 18 पे, 18 पे जाना होगा तो क्या करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो कितनी हो गई 2 हो गई। अब उसके बाद बेरियम है, इसकी भी 2 पॉजिटिव होती है। जिंक है उसकी भी 2 पॉजिटिव होगी। देन हमारे पास है कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे और देख लें तो हमारे पास सिंगल वाले में यहाँ पे आ सकता है जैसे कॉपर सिंगल पॉजिटिव भी आएगा। देन हमारे पास गोल्ड AU सिंगल पॉजिटिव आ जाएगा। सोडियम Na पॉजिटिव है, पोटाशियम K पॉजिटिव सिंगल आ गया। सो ये आप देख सकते हो सारे जो हैं वो ये आ गए आपके पास सिंगल वाले जिनकी वैलेंसी 1 है, ये आगे जिनकी वैलेंसी 2 है, और ये आगे जिनकी वैलेंसी 3 है। तो ये आगे आपके 1 वाले 2 वाले और ये 3 वैलेंसी वाले। अब हम देखते हैं कि हम इनसे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, जब भी हमें फॉर्मूला लिखना होता है तो फॉर्मूले के लिए कोई भी एटम का या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना है 2 एटम्स चाहिए उसके अंदर, मतलब 2 बेसिकली आइडेंटिटीज चाहिए, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी एक नेगेटिव आइडेंटिटी। अब एक सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से कि फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। हम लेते हैं H और Cl, जैसे हमने NaCl देखा था तो हम यहाँ लेते हैं H और Cl। अब हमें पता है H की कितना चार्ज उसके ऊपर 1, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है 1। अब देखिए यहाँ कैसे लिखता है, इसके चार्ज को ये लेके जाएगा, इसके चार्ज को ये लेके जाएगा, इस तरह से। तो क्या करेंगे, कैसे बन जाएगा फॉर्मूला HCl, क्योंकि 1 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं चलिए Na हमें पता है कितना होता है इसका चार्ज इसके ऊपर सिंगल 1। अब यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं सल्फेट को, SO4 2 नेगेटिव, यह है सल्फेट। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको ये लेके जाएगा, इसको ये लेके जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, तो Na2SO4। अब देखिए 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैलेंसी को किसने लेके जाना था
सोडियम ने, और इसकी वैलेंसी को यहाँ पे सल्फेट ने लेके जाना था, तो इसलिए 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या लिखा Na2। अब एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, यहाँ पे KCl, पोटाशियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल KCl। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को जो है वो बना सकते हो। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, यहाँ पे N और H, हमने देखा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, हाइड्रोजन की 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास NH3। देखिए फॉर्मूला राइटिंग से पहले आपको अगर ये याद है तो आप बहुत इजीली, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी फॉर्मूला लिखने में। तो इससे जब भी आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करने बैठो तो आप पहले इसको अपने सामने रखो। जब आपके पास ये सामने होगा तो आप बहुत आराम से जो है वो वहाँ पे फॉर्मूला राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि पहले आपको याद करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब आप इसको सामने रख के प्रैक्टिस करोगे आपको खुद याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास हमें बोला गया फॉर्मूला लिखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हमें पता है सल्फाइड कौन सा होता है, ये वाला। ये आपको मैं पिक्चर पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे आपको, जहाँ पे सारे सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले गिवन होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, सल्फाइड की 2, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास H2S। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास है जो नेक्स्ट हम फॉर्मूला राइटिंग में देखें तो हमारे पास है, अगर हमें फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया है कैल्शियम ऑक्साइड का, लेट्स सपोज हमें बोला गया है लिखिए फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम देखते हैं अब यहाँ पे कितना है 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड कितना है 2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे CaO। अब हमें बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम हमें पता है कितना होता है 2, कार्बोनेट हमने देखा कितना होता है 2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3, बिकॉज ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं है। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला राइटिंग का कंसेप्ट। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम इसके साथ ही देख लेते हैं, जहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास वैलेंसी का चार्ट है 1 2 3 के साथ, और यहाँ पे भी कुछ एटम्स की वैलेंसी आपको दिख जाएगी, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर्मूला राइटिंग के। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं दी गई है, यू कैन ट्राई विद द, जैसे हमारे पास है, हमें बोला गया फॉर्मूला लिखिए पोटाशियम नाइट्रेट का, तो पोटाशियम मतलब के, नाइट्रेट मतलब NO3। अब दोनों के क्या होता है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, सिंगल जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा KNO3। तो इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये था आपके पास कंप्लीट जो था, जो भी आपके NCERT के अकॉर्डिंग जितना आपका सिलेबस था वो इसमें सारा कवर हो चुका है। अगर आपको इसको कोई चीज़ जो है जो आपको नहीं समझ आई है, या आपको कुछ टॉपिक है जो समझना है, देन यू कैन कमेंट एंड जस्ट लेट मी नो, देन मैं उसके नेक्स्ट वीडियो वो उसमें बना दूंगी यहाँ पे। थैंक यू।